हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ईस्टर्न पब्लिक स्कूल अररिया। ये वीडियो आपका क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 1 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस का लेंथ वाला पार्ट हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। ठीक है, अब एक छोटा सा इसमें कुछ देख लेते हैं, फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको एक इम्पीरियल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, इम्पीरियल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट किसको बोलते हैं देख लीजिएगा। इम्पीरियल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, इम्पीरियल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट के अंदर आपको आ जाएगा, जैसे नॉर्मली पहले ज़माने में हुआ करते थे, जैसे अभी भी चलता है, इंच हो गया, फुट हो गया, फुट जो फिट जिसको बोलते हैं आप लोग, यार्ड हो गया, यार्ड मतलब गज होता है ना, माइल होता है, माइल में लगभग 1.7 समथिंग ऐसे 1-2 ऐसे किलोमीटर के आसपास होता है। ठीक है, इस तरह से ये सब जो जितना भी यूनिट मतलब डिस्टेंस को नापने के लिए सब यूनिट था, ये इम्पीरियल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट के अंदर आता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग जो है मेजरिंग जो करते हैं, लेंथ का मेजरिंग जो करते हैं, तो मेजरिंग हमारा मेजरिंग में एक्यूरेसी कितना है, ये चीज़ को हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्यूरेसी होना बहुत ज़रूरी है, मेजरिंग एक्यूरेसी मतलब मेजरिंग एक्यूरेसी कहने का मतलब एग्जैक्ट जितना हम लेंथ नाप रहे हैं, क्या ये फिक्स है कि नहीं, एग्जैक्ट सही है कि नहीं। जिस तरह से इंस्ट्रूमेंट का हम लोग बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, जैसे रूलर का इस्तेमाल करते हैं, है ना, रूलर जिसको स्केल वगैरह बोलते हैं, या फिर मीटर रॉड का इस्तेमाल भी होता है, मीटर रॉड होता है, या मेजरिंग टैप वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। मेजरिंग टैप होता है ना, इंची टैप जिसको बोलते हैं हम लोग, मेजरिंग टैप। तो आप अक्सर देखे होंगे कि जब आप कपड़े लेने के लिए जाते हैं, तो एक तरह का वो किस चीज़ का यूज़ किया होगा। जब भी आप कपड़े की दुकान में जाते हैं तो क्या यूज़ करते हैं, मेजरिंग अक्सर देखिए एक रॉड का इस्तेमाल करते हैं, एक रॉड लेकर के इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि उसमें एग्जैक्ट है, उसको ये नहीं करना। लेकिन फिर वही कपड़े को जब आप सिलवाने जाएंगे किसके यहाँ, दर्जी के यहाँ, तो आपका जब नाप लेगा या कपड़े को नापेगा, उसके पास ये मेजरिंग रॉड ना हो करके मेजरिंग टैप होता है। क्यों? क्योंकि आपके कपड़े जब क्योंकि कोई भी इंसान जो कपड़े जब सिलवाता है सोचता है कि हमारे बॉडी पे फिट आए, तो फिटिंग करने के लिए जो आपका जो ये होगा लेंथ जो नापा जाएगा कपड़े का या फिर सिला जाएगा, वो चीज़ एग्जैक्टली होना चाहिए ना, एग्जैक्ट आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग्स होना चाहिए। अगर बॉडी के अकॉर्डिंग्स थोड़ा भी आगे पीछे हो गया तो आपको क्या हो जाएगा, वो कपड़े आपके लिए फिट नहीं होंगे, अच्छे नहीं लगेंगे। आप टेलर मास्टर जो होता है उन्हें आप कहेंगे नहीं आप गलत सिलिए, तो इसलिए वो क्या करते हैं, मेजरिंग टैप का मतलब इंच के भी छोटे अगर पार्ट होते हैं उसमें, उसके नीचे में जैसे सेंटीमीटर छोटे हुए, उससे भी छोटे मिलीमीटर, तो वहाँ तक का वो मेज़र करते हैं। उसी तरह आप क्या कि कोई लैब वगैरह में जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो साइंटिफिक वे में कुछ भी, वहाँ पे भी हमारा जो स्केल होता है ये मेजरिंग टैप से भी ज़्यादा एक्यूरेसी देने वाला हम मेजरमेंट जो ये इंस्ट्रूमेंट है, टूल्स है, उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको इसमें आता है बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट है, आपका वर्नियर स्केल एक आता है, वर्नियर कैलिपर्स भी कहते हैं या स्केल भी कह सकते हैं। वर्नियर कैलिपर्स आता है, दूसरा आपको रूलर से है स्क्रू वेज होता है, स्क्रू वेज होता है, फ्लेक्सिबल मेजरिंग टैप भी आता है, स्टील टैप, इस तरह का रहता है ना। अब देखिए इस चीज़ को एग्जैक्टली कि हम कैसे नापें कि कोई भी चीज़ को कैसे भी मेज़र करें कि हमारा पूरा एग्जैक्टली सही आ जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज़ ये होगा कि जैसे आप स्केल जहाँ पे रखें तो प्रॉपर प्लेसमेंट होना चाहिए। क्या चाहिए? प्रॉपर प्लेसमेंट होना चाहिए। स्केल जो होता है एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, जहाँ से आप लेंथ मेज़र कर रहे हो वहीं पे होना चाहिए, एग्जैक्टली वहीं पे होना चाहिए स्केल का। अगर कभी कभी ऐसा भी तो स्केल टूटा होता है, जैसे पहला नंबर दिखाई नहीं पड़ रहा, तो हम क्या करेंगे, एक नंबर को छोड़ के सेकंड नंबर से ले लेंगे, फिर एक नंबर बाद में जितना होगा एग्जैक्ट मैनेज कर देंगे। अब मान लो 2 नंबर से ले रहे हैं स्केल का, मान लो पहला वाला नंबर कहीं मिस्टेक हो, कुछ हो गया, टूट गया, कुछ हो गया, सेकंड नंबर से ले करके अगर आप 10 मीटर लेना तो 11 तक ले लेंगे, एक माइनस हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद अपना आई जो कंसंट्रेशन है, आपके आँख का भी तो एग्जैक्टली वहाँ पर दिखना ज़रूरी है। तो ऑब्जेक्ट पे जहाँ पे आपका, जहाँ से आप एग्जैक्टली नाप रहे हैं, जहाँ पे मेज़र कर रहे हैं, उस जगह आई आपका होना चाहिए। आई उसे मतलब क्लियरली देखना चाहिए कि हमारा वो चीज़ एग्जैक्टली हम स्केल को उस पोजीशन पे लेके गए कि नहीं लेके गए, है ना, ये चीज़ होना चाहिए। और तीसरा तो वही जब बता दिए थे, जहाँ पे मान लीजिए 0 अगर या 1 नंबर या 0 नंबर अगर ब्रोकन है, तो उसको हम क्या करें कि फिर से मतलब दोबारा मतलब आगे से ले लें। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। ये तो था आपका मतलब लेंथ को नापना, क्या था हमारा, लेंथ को नापना। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, लेंथ के बाद हमारा क्या था, मास था, है ना। मास क्या होता है,
सबसे पहले ध्यान। मास एक्चुअली क्या है कि अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन एन ऑब्जेक्ट, मतलब उस जिस ऑब्जेक्ट का मास बोल रहे हैं उस ऑब्जेक्ट में हमारा कितना मैटर अमाउंट, मतलब उसमें कंटेंट है, कितना मैटर कंटेंट करता है, वही चीज़ क्या कहलाता है, मास। जैसे अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन एन ऑब्जेक्ट, है ना, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन ऑब्जेक्ट, ये क्या कहलाता है, मास कहलाता है। मास क्या हुआ कि मतलब कितना मॉलिक्यूल से मिलके कोई ऑब्जेक्ट बना। जैसे आप बोलते हैं कि किसी भी चीज़ के मास उसका ज़्यादा मास है, कम मास है, जैसे लोहा है ना, मतलब समझ लो आयरन है, ठीक है, आयरन हो गया, या फिर आप इधर ले लें, क्या लें, क्लॉथ ले लेते हैं, कपड़ा, जाहिर सी बात इसका मास ज़्यादा, इसका कम होगा, इसलिए क्योंकि इसमें जो मास है ना, इसकी जो मतलब जिस पार्टिकल से मिलकर बना है इसमें काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब काफ़ी मतलब अंदर में क्या हुआ है, लेकिन इसका मास क्या तो थोड़ा सा दूरी पे, क्योंकि इस वजह से हल्का हो जाता है। ठीक है, मास जो है कभी एक होता है ना, मास और वेट में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन मास और वेट अप्रॉक्सीमेट हर चीज़ का सेम हो जाता है, थोड़ा सा फ़र्क होता है, लेकिन मास और वेट में वेट जो है दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि मास जो हो गया जिस मटेरियल जिस मैटर से वो ऑब्जेक्ट बना है वो मास कहलाया है, लेकिन उसको नापते हैं तो जाहिर सी बात है उस ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वही होगा। लेकिन वेट में क्या हो जाता है, सपोज करो एक क्लॉथ है, कपड़ा है, ठीक है, सूखा कपड़ा है, उसमें जो मटेरियल धागा जो यूज़ हुआ है, जो भी चीज़ लगा उसमें, या जो धागा को और तोड़ेंगे तो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, छोटा होगा, तो वो तो हमेशा वही रहेगा, वो उसका मास, वो उसका क्या होगा, मास हो गया। लेकिन वही क्लॉथ को अगर हम भिगो देते हैं, उसके बाद जब हम उसको नापते हैं, उसको मेज़र करते हैं, तो उसका वेट बढ़ जाता है। सपोज करो सूखे कपड़े का वेट है मान लो 2 kg, लेकिन भीगने के बाद वो हो जाता है 5 kg, तो 3 kg जो है इंक्रीज़ हुआ, राइज़ हुआ। ये जो इंक्रीज़ हुआ ये आपका वेट हो गया, लेकिन एक्चुअली इस 5 kg में जो लगा हुआ कपड़ा है, जो मैटर कंटेंट है, वो 2 ही kg वाला है ना। तो एग्जैक्टली जो मैटर कंटेंट होता है ना जिस ऑब्जेक्ट, वही मास कहलाता है, वही क्या कहलाता है, मास है। वो अलग बात एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, चाहे वाटर एब्जॉर्प्शन होने की वजह से या कोई और वजह से उसका वेट बढ़ जाए तो वो अलग चीज़ है ना। तो वेट हमेशा चेंज हो सकता है, मतलब प्लेस टू प्लेस चेंज हो सकता है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी चेंज होता है, क्योंकि जहाँ पे ग्रेविटी जो खींचने की क्षमता होती है वहाँ पे कहीं पे ज़्यादा होती, तो वहाँ पे ओबियसली बात है मास ज़्यादा होगा, जहाँ पे स्पीड ज़्यादा हो। जैसे यहाँ पर अर्थ का ग्रेविटेशनल जो एक्सेलेरेशन है यहाँ का 10 है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन वही चीज़ आपको चाँद पे जाएंगे वहाँ पे कम हो जाएगा, 1/6 तो वहाँ हो जाता है। तो इस वजह से वहाँ पे उस चीज़ का वेट कम हो जाता है, लेकिन मास कभी कम नहीं होता, क्योंकि जिस मैटर से मिलके वो कपड़ा बना है या कोई भी चीज़ बना है, वो जब चाँद पे जाने के बाद साथ थोड़ी वो कम हो जाएगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। मतलब कि मास कभी भी चेंज हो सकता है, मास क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, ये कभी चेंज नहीं होता, लेकिन वेट चेंज हो जाता है, वो टेम्परेचर की वजह से चेंज हो जाता है, प्रेशर की वजह से चेंज हो जाता है, ग्रेविटी की वजह से चेंज हो जाता है ना, एक्सेलेरेशन की वजह से ये चेंज हो सकता है वेट, लेकिन मास कभी भी चेंज नहीं होता है ना। तो इस तरह से देखो, ऑब्जेक्ट जो होता है हैवियर भी होता है और लाइटर भी, दोनों टाइप का होता है। ऑब्जेक्ट जो भारी हो गया उसको हैवियर कहेंगे, जो लाइटर हो गया वो कहेंगे। अब देखिए इस चीज़ को, मास को या फिर वेट को नापने के लिए पहले तो बीम बैलेंस हुआ करता है। जैसे भी सोनार की दुकान में भी मिल जाएगा, तराजू टाइप का स्ट्रक्चर होता था, तराजू बनाते एक तराजू इधर बीच में लेकर के बीम बैलेंस, ये जब इक्वल रहता था दोनों चीज़ बोलते थे दोनों तरफ इक्वल है, एक तरफ हम हमारा नॉन क्वांटिटी होता है, एक तरफ अननोन क्वांटिटी नाप करके बराबर देखते हैं। ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए, अगर टेढ़ा रहेगा तो फिर ऊँचा नीचा हो जाएगा इस तरह से। अभी लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस चलता है, या कोई बड़ी चीज़ है जैसे पटसन वगैरह जो होता है वो है ना, जूट वगैरह को उसको बड़े बड़े बोझे टाइप के बने होते हैं, तो उसको नापने के लिए, अब इस पर तो आएगा नहीं, उसके लिए क्या करते हैं, स्प्रिंग लाइक सब्सटेंस होता है, स्प्रिंग जैसा होता है, स्प्रिंग खींचा जाता था, जितना खींचता जाता था उतना ऊपर नीचे होता था, ठीक है, इस तरह से। तो अलग अलग यूनिट के मास को नापने के लिए, ठीक है, वेट मास को मतलब वेट को नापने, वेट या मास एक तरह से सेम ही कहेंगे कि किस केस में, जब अगर वो ऑब्जेक्ट को किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से वो चेंज ना हुआ, इसलिए मास वेट सेम होता है। उसमें मिलीग्राम भी है ना। मिलीग्राम क्या होगा, ग्राम का बहुत छोटा भाग, 1 ग्राम में लगभग 1000 मिलीग्राम होता है। 1 ग्राम कितना होता है, 1000 मिलीग्राम। अगर 1 किलोग्राम में कितना, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम मिलीग्राम कन्वर्ट करेंगे तो 1000 2000 हो जाएगा, मतलब 10 लाख मिलीग्राम बराबर 1 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से नापने का यूनिट, और कुछ यूनिट ऐसे होते हैं kg के फॉर्म में लेते हैं, तो 100 kg बराबर हम लोग बोलते हैं कितना, 1 क्विंटल है ना, चावल वगैरह नापते हैं 1 क्विंटल होता है। इस तरह से 1 मैट्रिक टन कितना होगा, 10 क्विंटल। 10 क्विंटल
बराबर क्या होता है 1 मैट्रिक टन। 1 मैट्रिक टन क्या होता है 10 क्विंटल, ठीक है। इस तरह से हम लोग नापते हैं, वो भी देख लेते हैं। 1000 मिलीग्राम को बोलते हैं 1 ग्राम, है ना। उसके बाद जाकर फिर 1000 ग्राम को क्या बोलते हैं 1 किलोग्राम, है ना। इस तरह से, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आएंगे किसके बारे में, टाइमिंग के बारे में, मेजरमेंट ऑफ टाइम। क्योंकि टाइम एक ऐसी क्वांटिटी है जो कांस्टेंट कभी हो ही नहीं सकती। उसकी स्पीड कांस्टेंट हो सकती है लेकिन वो कभी रुक नहीं सकती, एवरी टाइम चेंज होता है, एवरी टाइम वेरिएबल, है ना। तो पहले ज़माने में क्या होता था कि टाइम को नापने के लिए वो सनडाइल्स वगैरह का यूज़ करते थे, वाटर लॉक होता था पानी के गिरने का, है ना, एक सैंड वाला होता था। इस तरह से पहले ज़माने में यूज़ किया जाता था। लेकिन इंटरनेट टेक्नोलॉजी आई, चेंजेस हुआ, इस तरह से हमारे में भी क्या बहुत सारा टाइप का हैंड वॉच है, डिजिटल वॉच है, वॉल वॉच है, तो अलग अलग टाइप का वॉच अभी के टाइम में अवेलेबल मिल जाता है। तो पहले हम जानेंगे कि टाइम का यूनिट क्या है। टाइम का यूनिट देखिए, टाइम को हम नापने के लिए हम इसका आवर का भी यूज़ करते हैं, मिनट का भी यूज़ करते हैं, सेकंड का भी यूज़ करते हैं, लेकिन यूनिट को सेकंड ही रखा है ना, छोटे को रखा है, छोटे से रखा है। हालांकि टाइमिंग को नापने के लिए आप क्या कहते हैं डे भी तो एक यूनिट हुआ टाइम ना, हुआ डे भी हुआ, ईयर हुआ, ईयर भी एक यूनिट हुआ। इस तरह से पार्सेक हुआ, है ना, सेंचुरी हुआ, तो 100 साल की एक सेंचुरी होती है, पार्सेक होता है, डिकेड हुआ 10 साल का एक होता है। इस तरह से मतलब ये सब यूनिट है। लेकिन क्या है कि सबसे मेन यूनिट जो माना गया कौन सा, हमारा सेकेंड को माना गया, इसको माना सेकेंड को, ठीक है। तो जो एक दो चीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन में अक्सर एग्जामिनेशन में आ जाता है। एंशिएंट टाइम में यूज़ किया जाने वाला जो ये है, क्या कहते हैं, एंशिएंट टाइम में जो पहले यूज़ किया जाता था टाइम को, मतलब टाइम को मेज़र किया जाता था, वो किसके हेल्प से किया जाता था, सनडायल और वाटर क्लॉक से। क्या क्या सनडायल्स होता था और फ़ैन चलने की वजह से थोड़ा उड़ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। वाटर क्लॉक की हेल्प से होता था, लेकिन उसके बाद फिर पेंडुलम क्लॉक आया एक टाइम में। अच्छा, तो आजकल के यहाँ जो पेंडुलम लगा होता है तो वो हमारी बैटरी से चलता है, लेकिन पहले जब जो पेंडुलम चलता था ना, तो पेंडुलम के मूवमेंट की वजह से ही एक्चुअली वो क्या करता था, ये मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, वॉच चलता था, वॉल वॉच जो भी हो वो चलता था पेंडुलम की हेल्प से ही। पेंडुलम जब चलती थी तो उसमें क्या होता है, एनर्जी की रेट होती है, जिससे वो उसका घड़ी की सुई जो है वो घूमती थी। लेकिन आजकल तो स्पेशली लगाया था, क्योंकि ऐसा पेंडुलम बनाया था, इधर मैग्नेट सेट किया था, तो मैग्नेट की वजह से पुश करता था, ये इधर पुश करता था, ठीक है। अब देखिए टाइमिंग ड्यूरेशन का डिफरेंट यूनिट है, जैसे बताया कौन सा आवर भी है, क्या होते हैं ड्यूरेशन, इक्लिप्स भी आता है, एक्सप्रेस में डे, और सबके बारे में तो अभी इसमें नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल ये सब चीज़ तो आप लोगों को पता है। 60 सेकंड 1 मिनट, तो 60 मिनट 1 आवर तो बहुत आसान है। 24 घंटा एक दिन, 365 दिन, एक ईयर 10 ईयर, एक डिकेड 10 डिकेड, एक सेंचुरी यानी 100 ईयर्स हो जाएगा। 1 मिलियन जो बोलता है उसको 1000 साल को बोलते हैं 1 मिलियन, ठीक है। यहाँ तक था आपका टाइमिंग। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में एक्यूरेसी एंड एस्टिमेशन, ठीक है। एक्यूरेसी और एस्टिमेशन अगले क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर थोड़ा सा मोशन है, उसका टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन मोशन जैसे रेक्टिलिनियर मोशन है, कर्विलिनियर मोशन है, सर्कुलर मोशन है, रिवोल्यूशन मोशन है ना, रोटेटरी मोशन, रैंडम वगैरह, ऑसिलेटरी है, पीरियडिक है ना। इस तरह का कुछ मोशन का कुछ टाइप्स पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे, ठीक है। वीडियो का अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को, ठीक है। जो डाउट वगैरह हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।